विभागों के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, बड़े लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आज आना हुआ है। और आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि आने की वजह ये नहीं थी कि हम आना नहीं चाहते थे। हम आना चाहते थे, एक बार नहीं कई बार आना चाहते थे, बार बार आना चाहते थे। लेकिन इस बीच में पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा का वक्त जो ये कोविड के कारण, कोरोना के कारण ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई जिसके कारण हमको रुकना पड़ा। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग जाते हैं, कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, भीड़ हो जाती है। और इस कोविड के इस दौर में सबसे बड़ी परेशानी वही थी कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने इंतजार किया कि थोड़े हालात सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, कोविड के मामले कम हो जाएं, उसके बाद हम लोगों के बीच में जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, समस्याओं के समाधान के लिए भी जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और पिछले कुछ अरसे से अब पूरे देश भर में आपने देखा कि कोविड के मामलों में कमी आई है। और हिमाचल प्रदेश में भी कमी आई है। कभी कभी मामले बढ़ भी जाते हैं, कई बार घट भी जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश भर में कोविड के कारण जो सोशल गैदरिंग के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, उसमें रिलैक्सेशंस हुई। हिमाचल प्रदेश में भी हमने अपनी सरकार के माध्यम से रिलैक्सेशंस की और इस प्रकार से हम लोगों के बीच में जाकर के मिलने के ये कार्यक्रम बनाए हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि आपके लाहौल में भले ही केलंग में आपसे इस तरह से सामूहिक रूप से मिलने का ये सरकार बनने के बाद ये और उदयपुर में दोनों जगह ये पहला अवसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं लाहौल आया, लेकिन हुआ ये कि सिसु तक आए, सिसु में आप लोग मिले, उसके बाद अब वापिस चले गए। और पिछली बार जब सिसु आया तो बहुत सारे साथियों ने ये कहा मुझे कि अब सिसु से आगे केलंग और उदयपुर की तरफ ही आना चाहिए। बीच में एक घटना घटित हुई जिसका जिक्र यहां पर मार्कंडा जी ने किया। आमतौर पर बरसात के मौसम में लाहौल घाटी में बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब की बार बारिश हुई और सिर्फ बारिश नहीं हुई, नुकसान भी हुआ। और यहां एक नाला, संसा नाला में 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। मैं रात को पहुंचा, यहां केलंग में रुका, लोगों को भी मिला, वहां जाकर के भी आया। जहां तक गाड़ी जा सकती थी वहां तक पहुंचा और जो राहत कार्य लगा हुआ था उसको भी देखा। दूसरे दिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं और आगे तक गया, लगभग उदयपुर के करीब तक पहुंचा।
लेकिन वो कार्यक्रम और तरह का कार्यक्रम था। मुझे इस बात के लिए आप सबका धन्यवाद भी करना है कि उस बड़ी संकट की घड़ी में भी वहां पर जिस प्रकार से गांव के लोगों ने मदद की, सहयोग किया, उन सब जितने भी हमारे वो चाहे वो एनडीआरएफ की टीम लगी, चाहे आईटीबीपी की टीम लगी हुई थी, चाहे हमारे पुलिस के लोग लगे हुए थे बचाव कार्य में, आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया उनको खाने के लिए, चाय पीने के लिए, और जो जो व्यवस्था आप कर सकते थे उस स्तर पर वो आपने की वहां पर। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज मैं आप सबके बीच में यहां पर उदयपुर के बाद यहां केलंग में आए, और मुझे इस बात की खुशी है कि आज लाहौल घाटी में से जहां हमने लगभग 25.5 करोड़ रुपए के ज्यादा के शिलान्यास उदयपुर में किए, वहां लगभग 41 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम जो है आपके यहां पर केलंग में किए। जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, दीवार जो है वो शिलापट्टिकों से बनी हुई है। अगर दोनों का योग करें 66.5 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक दिन में हमने आज संपन्न किए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस सरकार का संचालन का जिम्मा मेरे ऊपर आया है। मुझे इस बात का संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में जब मुझे साथ और सहयोग की आवश्यकता पड़ी, हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमको मदद की, सहयोग दिया, साथ दिया, चट्टान की तरह खड़े हुए। और वो हमें आपके सहयोग के लिए भी आप सबका भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आप सबके माध्यम से आप सबके सहयोग से भी हमको आगे बढ़ने का हौसला मिला। सिर्फ एक बात का हमको दुख है कि काश हमको भी सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, जैसा आज से पहले मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री को सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थिति में जो काम कर रहे हैं, ये स्थिति सामान्य नहीं थी। इसलिए सामान्य नहीं थी क्योंकि इस प्रकार का दौर कठिनाई और परेशानी का कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने अपने जीवन में नहीं देखा जो दौर हम लोग ने देखा। कहने को 3.5 वर्ष का कार्यकाल का हम जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम काम सही मायने में 1.5 वर्ष ही कर पाए। लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल हमारा ऐसे ही इस कोविड के संकट में बीत गया। और स्वाभाविक रूप से जब आदमी का जीवन संकट में होता है तो प्राथमिकता यही होती है कि आदमी के जीवन को पहला धर्म बनता हमारा कि उसके जीवन को बचाए। और 2 वर्ष के कार्यकाल से हमारे सामने यही प्रश्न है कि हम हर एक हिमाचल वासी के, हमारे जितने भी लोग हैं उन लोगों के जीवन की रक्षा कर सके, इस वायरस से उसको बचा सके, अगर कोई संक्रमित हो गया उसके लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सके। और इसी काम में बहुत सारा वक्त बीत गया। और स्वाभाविक रूप से इसके कारण जो है भारत की, जो हमारी प्रदेश की नहीं दुनिया की, देश की सब तरह से तबाह हुई है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एक हौसला आप सबकी ओर से हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से बागडोर संभाली,
और इतने बड़े संकट के दौरान हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि देश एक मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। आप कल्पना करिए कि अगर ऐसी स्थिति में अगर देश मजबूत नेतृत्व के हाथ में नहीं होता, बहुत विकट परिस्थिति के दौर में से गुजरना पड़ता। और नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके प्रति देश के लोगों का एक विश्वास, एक भरोसा। संकट बड़ा, लेकिन बहुत कठिन परिस्थितियां, लेकिन फिर भी भरोसा। नरेंद्र भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये भाव लोगों के दिल और दिमाग में अभी तक भी है। और आज हम इस बात को हम कह सकते हैं, वो हौसला, वो भरोसा, उस नेतृत्व ने उस दिशा में ले जाकर के एक मुकाम तक पहुंचाया और आज पूरा देश कोविड के उस दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। आप कल्पना करिए किस तरह के भारत की परिस्थिति उस वक्त थी जब ये संक्रमण पूरे भारत में फैलने लगा। डॉक्टर को पीपी किट चाहिए थी, पीपी किट भारत के पास थी नहीं, भारत में बनती नहीं थी। पीपी किट भी चाइना से आती थी। लेकिन मोदी जी ने ये कहा कि 135 करोड़ का ये भारत, हम क्या नहीं कर सकते। और देश भर के इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया कि कौन कर सकता है इसमें काम। कुछ लोगों ने कहा कि हमें जिम्मा दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। काम दिया, उनको भरोसा दिया, उनको विश्वास दिया, उनको सहयोग दिया। और आज देखिए आप क्या परिस्थिति है। आज भारत के अंदर एक दिन में 15 लाख से ज्यादा पीपी किट निर्मित होती है। भारत की जरूरत तो पूरी हो ही रही है, लेकिन भारत के अलावा दूसरे देशों को हम पीपी किट बेच रहे हैं। ये तभी संभव हुआ जब इस देश को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। वेंटिलेटर भारत के अंदर नहीं बनता था, आज वेंटिलेटर भारत के अंदर बन करके जो है वो लोगों की जान की रक्षा कर रहा है। जब साइंटिस्ट ने कहा कि इस कोविड के लिए इस बीमारी का इलाज है नहीं, इसको परहेज से ही बचा जा सकता है इससे, और साइंटिस्ट ने कहा कि अगर वैक्सीन बन जाए तो उससे बचाव हो सकता है। दवाई वो नहीं है, लेकिन वो बचाव का एक रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने फिर देश के साइंटिस्ट को बुलाया, हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने कहा जो मदद की जरूरत है हमें बताइए, हम मदद करेंगे, लेकिन देश के अंदर अपनी ही भारत की कंपनी के द्वारा हमको वैक्सीन बनानी है। साइंटिस्ट लगे, जुटे, मेहनत की, और आज देखिए पूरे भारत के अंदर भारत की ही कंपनी द्वारा, भारत के ही साइंटिस्ट द्वारा वैक्सीन बना करके लग रही है। और लाहौल वालों को तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे हिमाचल प्रदेश में पहला जिला है जहां फर्स्ट डोज 100% हो गई, पहली। और आज मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, और उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो आशा वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, फीमेल हेल्थ वर्कर्स है, फार्मासिस्ट है, एमपीडब्ल्यू है, डॉक्टर्स है, नर्सिस है। आज पूरे देश भर में मुझे कल इस बात को लेकर के आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरी जो बात हुई, मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने पहली डोज जो है कोविड की वैक्सीन की 100% कर दी। पूरे हिमाचल प्रदेश में 100% जो करने वाला प्रदेश, पहला प्रदेश पूरे देश पर। और प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के अपनी बात कहने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, इन बातों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आना हुआ है।
और स्वाभाविक रूप से आप सबके बीच में कई लोग कई तरह की बातें करते होंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत लंबे अरसे के बाद इस देश को जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत थी, वो जरूरत आज पूरी हुई है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने की बातें होती रहती थी, चर्चा होती रहती थी, आंदोलन होते रहते थे। हम बात कहते थे कि अब ये समाप्त होनी चाहिए, लेकिन मन को तसल्ली देते थे, दिल को तसल्ली देते थे, होने वाला नहीं है ये। लेकिन दौर आया जब देश को मजबूत नेतृत्व मिला नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, धारा 370 समाप्त करके आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा है। जम्मू कश्मीर का वो एक झंडा अलग से होता था। हम इस बात को कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, और विदेश के लोग हमसे कई बार पूछते थे कि उसमें झगड़ा क्या आया कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका बन रहा है। लेकिन हम उसके बावजूद भी बना नहीं पा रहे थे। हम हमेशा इस बात को कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा तो लगाते थे दिल को तसल्ली देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये होने वाला अपने जीवन में होगा ऐसी कल्पना हमने भी नहीं की थी। लेकिन दौर आया जब भारत को मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में मिला। राम जन्मभूमि पर भूमि का पूजन करते हुए हमने देखा, और आज भव्य मंदिर का निर्माण, वहां पर राम मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर तेजी से चल रहा है। ये चीजें भारत में हुई है, और हुई तब जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए बदला हुआ भारत, बदली हुई तस्वीर, इसको समझने की आवश्यकता है। और इससे मुझे इस बात को लेकर के जो कुर्सी की भूख रखते थे, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना हो वो कर लेंगे, इसके सिवाय कोई मकसद नहीं था। पूरे विश्व में आज पूरा भारत का नाम किस तरह से लिया जाता है, एक सम्मानजनक स्थान पर भारत पहुंचा है। प्रधानमंत्री आज से पहले भी रहे भारत में, लंबे लंबे अरसे तक रहे, हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते हैं। देश के अंदर होते थे तो मालूम नहीं होता था, देश के बाहर जाते थे तो भी मालूम नहीं पड़ता था, देश से विदेश से बाहर से वापिस आते तो न आने का पता लगता था, न जाने का पता लगता था। और आज देखिए सुबह से शाम तक नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम आज क्या है, आज वर्चुअल कार्यक्रम ये है, आज ये है, आज ये है। हर आदमी उस सारी चीज को लेकर के सुबह से शाम तक, शाम को रोजाना समाचार देखने के लिए जो है अपने टेलीविजन के सामने होता है कि आज दिन भर में नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने क्या क्या किया है। अंतर है बदला हुआ भारत, आत्मनिर्भर भारत, अपने पांव पर खड़ा हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बातें हैं, लंबे समय के बाद आपके बीच में आए। अगर हम लंबी बात कहने लगेंगे वक्त लगेगा, लेकिन 3.5 वर्ष का कार्यकाल का मैं जो जिक्र कहा, जिसमें मैंने कहा कि 2 वर्ष तो इसमें निकल गए, मास्क में ही निकल गए। आप भी बैठे हुए मास्क पहन करके बैठे हुए, क्या परिस्थिति आ गई। जिस चीज को हम खुली आंख से देख नहीं सकते, उसकी दहशत के कारण, उसके डर के कारण मास्क पहन करके जाना पड़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना पड़ रहा है, सैनिटाइजर से हाथ धोने पड़ रहे हैं। बहुत विचित्र परिस्थिति है। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, इतने बड़े संकट में हमने मजबूती के साथ काम किया। हिमाचल प्रदेश में किसी मरीज को, कोई कोविड का पेशेंट आया और हॉस्पिटल आकर के उसको बिस्तर नहीं मिला, ऐसी स्थिति नहीं आई। बाहर के प्रदेशों में ऐसी भी स्थिति आई, मरीज कोविड का दरवाजे पर खड़ा है हॉस्पिटल के पास, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर बिस्तर नहीं मिल पाया। वहीं गाड़ी में, एम्बुलेंस में जो है वो उसकी जान निकल गई।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं। अगर किसी मरीज को जरूरत बेड की पड़ी, हमने बेड उपलब्ध कराया। अगर जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी तो ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। अगर जरूरत वेंटिलेटर की पड़ी तो वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। और जो कुछ लोग आजकल जिस तरह की बातें करने की कोशिश करते हैं कि ऐसे समझाने लगते हैं हमको, ऐसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मालूम पता नहीं कि जैसे इन्होंने पता नहीं कितने दशकों तक कोविड के साथ जो है वो मुकाबला किया हुआ है। और उनसे पूछना चाहिए 50 साल वो सत्ता में रहे, कितने घर वेंटिलेटर आपके पास हिमाचल प्रदेश में थे? 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद 50 वेंटिलेटर थे, आधे उस पर काम नहीं करते थे। मैंने अधिकारियों को कहा कि अब क्या करेंगे, वेंटिलेटर की जरूरत है। हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री जी के साथ हुई। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि हमारे यहां पर वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत है। 15 दिन के अंदर 500 वेंटिलेटर नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली से हिमाचल प्रदेश को भेजे। आप कल्पना करिए, एक पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहती है और 50 वेंटिलेटर उसमें आधे चलते हैं, वो हमको सलाह दे रही है, वो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। 50 साल सत्ता में रहे, कितने ऑक्सीजन के प्लांट उठने लगाए? सिर्फ 2। एक आईजीएमसी शिमला में ऑक्सीजन का प्लांट था और एक छोटा सा ऑक्सीजन का प्लांट टांडा मेडिकल कॉलेज में था। और आज 1.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमने लगाए। मैं इसलिए इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आपके बीच में कुछ लोग आकर के बातें करने की कोशिश करते। कुछ हम अभी आ रहे थे, रास्ते में आ रहे थे, कहीं खड़े थे सड़क के किनारे, गिने मैंने 6 लोग थे और बच्चे भी इतने गरीब लगता। पूरे देश भर में इस पार्टी का सफाया हो गया। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या तांडव मचाते हैं इनके लोग। न एक दूसरे को नेता मानता था, दूसरा तीसरे को नेता मानता है। यह स्थिति है यहां। खैर, उस पर हमको जाने की आवश्यकता नहीं, वो उनकी पार्टी का मामला है, वो अपनी पार्टी खुद चलाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि लोगों को अगर गुमराह करने की अगर कोशिशें करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, तो लोगों के बीच में जाकर के हमको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। और जब हम बात कहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। हम तो इस कोविड के संकट में हमारी पार्टी काम करती रही, मास्क बना करके, महिला मोर्चा लाखों की तादाद में मास्क बना करके घर घर में पहुंचाए। और कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, एक बिल बना दिया, झूठा बिल बना दिया, जाली बिल बना करके दिल्ली भेज दिया, पार्टी हाईकमान को भेज दिया कि हमने सैनिटाइजर बांटा, हमने मास्क बांटे, हमने पीपी किट बांटी, हमने वेंटिलेटर बांटे। कितने वेंटिलेटर बांटे यार? किसी ने देखा लाहौर को एक वेंटिलेटर मिला कांग्रेस पार्टी की ओर से? कौन था यहां पर जिसने मास्क बांटे कांग्रेस के? किसी को मिला कोई? और बिल बना दिया कि 12 करोड़ रुपए हमने खर्च किया है और 12 करोड़ रुपए कांग्रेस हाईकमान को कहा कि आप हमारे खाते में जमा कर दो। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, अगर ऐसी पार्टी को इस वक्त इस संकट के समय अगर सत्ता में रहने का अवसर मिला होता तो लूट लेते देश को। ये बातें अगर जाएंगी, बहुत दूर तक जाएंगी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में हमने अच्छे काम की शुरुआत करने की कोशिश की। बुजुर्ग लोग हमारे सामने खड़े होते हैं, भीड़ में धक्के खाते खाते बहुत मुश्किल से संभलते हैं, एक हाथ में लाठी लेकर के, एक हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के। जब हम उनके पास पहुंचते हैं तो वो कहते थे कि पेंशन लगाओ दिया। हमने कहा बुजुर्ग को आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए,
सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय किया कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, इस दुनिया को समझा है, दुनिया को सीखा है, उनके लिए हमारा जिम्मेवार बनता है कि हम उनकी मदद करें। आज इस कलयुग के इस दौर में बुजुर्गों की इज्जत सचमुच में बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही है। बुजुर्ग हैं घर के कोने में पड़े, घर भरा पूरा है, लेकिन उसके बावजूद उनसे बात करने के लिए कोई आदमी नहीं है। ये हकीकत है। तो पहली कैबिनेट की बैठक में हमने निर्णय लिया कि 70 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबके सब जो है वो कागज लेकर के न आए, हम सरकार की ओर से उनका पेंशन का प्रावधान करेंगे। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को एक साथ पेंशन का प्रावधान किया। चाहे थोड़ा पैसा मिलता, 1500 मिलता, लेकिन उसके बावजूद मदद करने की मंशा तो है। मुझे उन बुजुर्गों के हाथ के लिखे हुए पत्र दिए जिनमें बुजुर्गों ने कहा कि घर में सब है, भरा पूरा घर है, बच्चे हैं, बहू है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, लेकिन हमको उसके बावजूद भी लगता है कि बेटे का फर्ज आप निभा रहे हैं। यह हकीकत है। तो ऐसी परिस्थिति में जो पेंशन लगा करके हमने उनकी मदद करने की कोशिश की, आज हम 700 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है सिर्फ पेंशन के माध्यम से उन बुजुर्गों को दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं। अभी हमने निर्णय और लिया आगे बढ़ करके, क्योंकि यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि उदयपुर में भी देख रहा हूं, मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल के इलाके में महिला जो है वो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। बुजुर्ग माँ जो हमारे पुरुष बड़े मायूस हो रहे हैं बेचारे, अब चाहे वो सच्चे भी है। अभी एक वक्त होता था, ये पुरुष कैसे करते थे कि भाई कोई बड़ा नेता आता था, हुक्म फरमाते थे कि आज भाई हाँ जल्दी करो, तैयार पानी गर्म करो, नहाने के लिए जल्दी जाना है, रैली है, आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, हमको जाना है। लेकिन आज दौर आ गया कि महिलाओं ने कहा कि भाई अभी तुम घर बैठो, आज काम करो, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। और साथ साथ में उनको संदेश में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, शाम की रोटी भी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि दौर ऐसा आ गया। पंचायतों में हमने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, वहां वो 60% से ऊपर हो गई। अच्छी बात है, यहां भी पंचायत का चुनाव। अभी तो वहां देख रहे हैं आने वाले समय में हालात ऐसे होंगे कि यहां पर भी ऐसे होगा। यहां जो बैठे नेता बैठे, हम लोग कहीं कोने में बैठे होने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाएं आगे आई, और इसलिए हमने देखा कि माता बहनें हमारे लिए हमसे ज्यादा काम करती हैं। घर का काम उनके जिम्मे, बच्चों की पढ़ाई का काम उनके जिम्मे, बच्चों के कपड़े धोने का काम उनके जिम्मे, पशुओं के लिए चारा लाना उनके जिम्मे, रोटी बनानी वो उनके जिम्मे, मेहमान आए तो मेहमान की मेहमान नवाजी करना उनके जिम्मे। इसलिए हमने तय किया कि महिलाओं के लिए 65 वर्ष के ऊपर की सभी माताओं को हमने पेंशन का प्रावधान किया। 70-50 साल तक कांग्रेस की पार्टी की भी रही, लेकिन वोट मांगते रहे, लेकिन कभी उन्होंने सोचा नहीं इस बात को लेकर के कि हमको भी करना चाहिए। और आगे बढ़कर के हमने एक नहीं और अनेक निर्णय लिए। हमारी माता बहनें, क्योंकि यहां तो सर्दी का इलाका है, ट्राइबल के इलाके में लकड़ी जलाना सर्दी के मौसम में व्यवस्था है, जरूरी है, क्योंकि उसके कारण जो है वो घर में गर्मी होती है, घर में वो जो है वो थोड़ा ठंड से बचाव होता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जहां मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा देने का निर्णय पूरे भारत में किया, तो हमने हिमाचल प्रदेश में 3,17,000 गैस के चूल्हे मुफ्त में घर घर में पहुंचाए। हिमाचल में एक भी घर नहीं छोड़ा।
पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा है। 50 साल कांग्रेस रही, कितने लोगों को चूल्हा दिया उन्हें। उन्हें चूल्हे में डालने का काम जरूर किया, लेकिन चूल्हा नहीं दिया। कोई आदमी बीमार होता है, बीमार को इलाज की जरूरत होती है, कई बार इलाज इतना महंगा हो जाता है, गरीब आदमी कर नहीं सकता है। जब मुख्यमंत्री बना, मैंने सारी योजनाओं का जब मैंने रिव्यू किया, मैंने कहा कोई योजना गरीब आदमी के इलाज के लिए क्या है? बोलते जी कुछ नहीं है। अधिकारियों से जब बात की, मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की। 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर उसके तहत हमने दिया। और आज मुझे इस बात को बताते हुए पसंद है कि अभी तक हमने लगभग 1,75,000 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करके, उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा है। लंबे समय तक सरकारें रही, चलती रही, बनती रही सरकारें, कुर्सी पर बैठते रहे लोग, लेकिन गरीब आदमी के इलाज के बारे में कभी सोचा नहीं। मैं चश्मदीद गवाह हूं इन चीजों का। हमने देखा गरीब आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर को कहता, डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दो। डॉक्टर बोलता कि अभी ठीक नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। बोलता डॉक्टर साहब मुझे मालूम है, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मेरी जमीन जायदाद, मेरा घर परिवार गिरवी होने के कगार पर आ गया है। मैं दुनिया से चला जाऊं, इस बात का मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे पीछे मेरा परिवार जमीन जायदाद जो है वो गिरवी रख करके ऐसे हालात में जिए, ये मैं नहीं चाहता। अपने साथियों से कर्जा लेकर के, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के इलाज करते थे। कभी नहीं सोचा सरकार ने उस गरीब आदमी के लिए हमको कोई योजना बनानी चाहिए उसके इलाज के लिए। हमने शुरुआत की अपने हिम केयर के माध्यम से गरीब लोगों के इलाज की एक से एक शुरुआत की। इससे पुण्य प्राप्त होगा। हम काम तो कर ही रहे हैं, ये सारी चीजें होती रहेंगी, सड़कें भी बनती रहेंगे, पुल भी बनते रहेंगे, भवन भी बनते रहेंगे, लेकिन आदमी का जीवन ही नहीं हो सर होगा तो ये सारी चीजें किस काम की? ये सोचने का विषय होना चाहिए। लेकिन आज से पहले सरकारें जो रही उनने सोचा नहीं इस बात को, और यही नहीं, हमने इससे आगे बढ़ करके सोचा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, कोई बीमारी ऐसी लग गई, सारी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, बिस्तर पर रहना पड़ेगा। किसी को पैरालिसिस हो गया, चल नहीं सकता, बिस्तर पर है, जिंदा है, चल नहीं सकता, काम नहीं कर सकता। किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया और अपाहिज होकर के बिस्तर पर पड़ा है, वो खड़ा नहीं उठ सकता। किसी की किडनी फेल हो गई, जिंदगी भर बिस्तर पर है, काम नहीं कर सकता। किसी को कैंसर हो गया, जिंदगी भर बिस्तर पर है। हमने कहा कि ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में, उनकी सूची बनाई जाए, अधिकारी को कहा, और उनके लिए मदद करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मदद करना बहुत आवश्यक है जो अपना काम भी खुद नहीं करने की स्थिति में हो पाते हैं। अगर टॉयलेट पे जाना है तो किसी आदमी को मदद करके उनको टॉयलेट तक पहुंचाना है, या टॉयलेट बिस्तर पर ही वही करवाना पड़ता है। हमने कहा ऐसे जितने भी मरीज हिमाचल प्रदेश में हैं, हर एक आदमी के लिए हमने ऐसे मरीजों के लिए हमने एक सहारा योजना की शुरुआत की, जिसमें हम 3,000 रुपए हर महीने के उनके खाते में डाल रहे हैं, ताकि कम से कम उनके लिए जो साथ में काम करने वाला है, उसकी दवाई का खर्चा जो हो रहा है, उसके लिए कुछ मदद हो सके। कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा इस बात को लेकर के। और अभी हम इस बजट में हमने और आगे बढ़कर के एक निर्णय लिया है, जो गरीब बेटियां हमारी, जो बीपीएल परिवार की है, चाहे वो अनुसूचित जाति से है, चाहे वो ट्राइबल से है, चाहे वो ओबीसी से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के, लेकिन बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे है,
क्योंकि बेटी के जीवन में बड़ा परिवर्तन तब होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन वो होता है जब अपना वो माँ बाप का घर छोड़ करके, भाई बहन का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जाती है, जब शादी होती है। और ऐसे में हमने एक और योजना की शुरुआत की ऐसी बेटियों के लिए। जिस दिन शादी होगी हमने शगुन योजना शुरू की और उसके तहत 31,000 रुपए उनके खाते में डाल करके उनको मदद करने के लिए हमने सरकार ने। मैं इसलिए इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, सरकारें आज से पहले इतनी सारी नहीं, लेकिन इन चीजों को लेकर के सोचने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। आज आते हैं छोड़ डालेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस के पास एक भी ठोस मुद्दा हमारे खिलाफ नहीं, जिस मुद्दे को लेकर के वो बात कर सके। यह है हिमाचल प्रदेश की सरकार, यह है हमारी केंद्र की सरकार। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सबका साथ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप इस साथ को कायम रखें, मजबूत बनाए रखें। हम आपके साथ पूरा जो मदद कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, हर क्षेत्र के विकास के लिए जो काम कर सकते हैं, वो करने की हम कोशिश करेंगे। और मैं इस बात को भी कह रहा हूं कि अलग तरह की परिस्थितियों के दौर में हमको काम करने का यह मौका मिला है। अगर परिस्थितियां सामान्य होती तो परिस्थितियां अलग तरह की होती। आज लाहौल में आना आसान हो गया, रहना आसान हो गया, जाना आसान हो गया। लाहौल की जीवन में मैं कह सकता हूं इससे बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। अटल टनल रोहतांग बन गई। लाहौल वाले तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन दुनिया देखने के लिए पहुंच रही है अटल टनल रोहतांग को कहां से बनाया, किसने बनाया और कितनी लंबी और कैसे आगे। जो टूरिस्ट का सीजन था, 8-8 हजार गाड़ियां लाहौल घाटी में प्रवेश की इस टनल के माध्यम से। और जब कांग्रेस के नेताओं की अगर बात करें तो कहते हैं ये तो सोनिया गांधी की देन है। यही स्थान था मेरे को लगता है जहां अटल जी ने घोषणा की थी। उनके बहुत अजीज मित्र अर्जुन गोपाल जी, मैं उनके घर में गया हूं, ठोलक गांव के, जिनको तहसीदाबाद बोलते थे, आज नहीं हमारे बीच में। वो हमेशा इस बात का जिक्र करते थे। अटल जी ने इस बात को हमेशा कहा, लाहौल बहुत सुंदर है, लेकिन आकर ये तो आना मुश्किल है, आ गए तो फिर जाना मुश्किल है। और ये सच्चाई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस टनल को बनना चाहिए, आदेश किए, शिलान्यास किया, काम की शुरुआत की। बजट का प्रावधान किया। और यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब टनल बनकर के तैयार हुई, मैं 3 बार इस टनल के इंस्पेक्शन के लिए यहां पर पहुंचा, व्यक्तिगत रूप से बिहारों के साथ मीटिंग की। उनके जो इश्यूज होते थे उसके लिए हमने बहुत ज्यादा बैठ करके जो समाधान कर सकते थे वो की। बीच का एक नाला आ गया, नहीं तो ये 4 साल पहले बन जाती, शेरी नाला बोलते थे, शेरी नाला, जिसके कारण काम में दिक्कत आई, कठिनाई आई। एक वक्त लग रहा था कि अब काम छोड़ना चाहिए और खोज करना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो गया। तो जब टनल बन करके तैयार हुए, मेरे प्रधानमंत्री जी से बात की, मैंने कहा अटल टनल रोहतांग टनल बन करके तैयार हो गई और अटल टनल हम चाह रहे हैं कि इसका नाम अटल टनल के नाम से होना चाहिए। जब अटल जी का देहांत हुआ तो पहली कैबिनेट की बैठक जब हमने उनको श्रद्धांजलि दी, हमने कहा हिमाचल के लिए इससे बड़ा तोहफा अटल जी के नाम से कोई और हो नहीं सकता है। हमने कहा इस टनल का नाम अटल टनल रोहतांग होना चाहिए। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया और यहां से कैबिनेट का प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए भेजा और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की कैबिनेट में उसको पारित किया और इस टनल का नाम अटल टनल रोहतांग। जैसे मैंने जिक्र किया कि आप आइए, हम चाहते हैं कि इसका उद्घाटन आप करें।
पहले मुझे लग रहा था कि कोविड के इस दौरान वो दिल्ली से ही बोले कि मैं दिल्ली से जुट करके इसका उद्घाटन करूंगा, लेकिन तुरंत उन्होंने कहा कि टनल बन करके तैयार है। मैंने कहा बिल्कुल तैयार है। तो मैंने कहा पूरी रिपोर्ट हम जो है हमने समीक्षा कर ली है, वो रिपोर्ट आपको भेजते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरा एक निवेदन है आपसे, मैं चाहता हूं कि ये टनल दिल्ली से इनॉग्रेट ना की जाए, इसके उद्घाटन करने के लिए आप यहां हमारे बीच में पहुंचे। और उन्होंने तुरंत कहा दिल्ली नहीं, वहां आकर के इसका उद्घाटन करूंगा। आए, टनल का उद्घाटन किया, लाहौल घाटी के लोगों को शिशु में संबोधित किया, बीआरओ के अधिकारियों के साथ, बीआरओ के जो हमारा साउथ पोर्टल था वहां पर बात की, और मनाली के लोगों के साथ मनाली में बात की। एक दिन में 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के एक ही क्षेत्र में, एक ही इलाके में कभी नहीं होते। पीएमओ के अधिकारियों ने मुझे कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से हमने बात कर ली है कि 3 जगह बोलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बोले लेकिन बोलना पड़ेगा। बोला आपकी बात हो गई? हमने कहा बात हो गई। और आखिरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं तीनों जगह थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। शिशु में आकर के लाहौल को सब यहां पर संबोधित किया, लाहौल के घाटी के लोगों को बधाई दी, और जाकर के मनाली में जो नीचे जहां पैराग्लाइडिंग होती है, क्या बोलते हैं वहां, सोलंग नाला में, वहां पर मनाली के लोगों के साथ बात की, मनाली के हिमाचल के लोगों के साथ बात की। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि इस टनल ने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, आपका जीवन में परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां कुछ चीजों का जिक्र कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग राजनीति करने के लिए लगे रहते हैं, और राजनीति करने के लिए सबको अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी मैं देख रहा था कुछ लोग कोई बोल रहे हैं कि धरने पर बैठे। हमने कहा कि भी आ जाओ, हमारे साथ बैठो, हमसे बात करो, क्या करना चाहते हैं। बताया कि डॉक्टर की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स जहां तक एमबीबीएस डॉक्टर तो यहां पर पूरे हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट की बात जो है उसमें कमी है। उस कमी को भी पूरा करने के लिए हम रास्ता निकालेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कुल्लू से कुछ फिलहाल डिप्यूट करके जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहां पर भेजें, ताकि यहां भेज करके जो है वो वीक में 2 बार आकर के इस प्रकार से जो है उस प्रकार से करे। लेकिन रेगुलर डॉक्टर कोई आने के लिए इच्छुक होगा, हम कोशिश करते हैं, करेंगे कोशिश हम, कोई रेगुलर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी यहाँ आके यहाँ पर आए, चाहे वो मेडिसिन का है, चाहे ऑर्थो का है, चाहे वो गायनी का है। इन सारी चीजों को लेकर के हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक मकसद से ही कुछ बातें करना ये उचित नहीं होता है। हर वक्त राजनीति करना ये ठीक नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों को। या 2-3 चीजों को लेकर के महागंडा जी ने मेरे से उदयपुर में बहुत सारी घोषणा करा दी है, ज्यादा करा दी है, और यहाँ पर अभी बोलते हैं कि यहाँ पर भी कुछ चीजें रही है। मुझे मालूम नहीं भाई, आप ही पढ़ो, आपकी हैंडराइटिंग ये पढ़ने में कठिनाई है थोड़ी सी। मैं वो सूची देख रहा था। एक तो ये प्राइमरी स्कूल है रारिक करके, जिसके लिए कहा है, वहां यहाँ है रारिक, कोई आए हुए है? कोई नहीं आए हुए, आए हुए हैं? हाँ जी, सकता उसमें, अच्छा करूंगे। तो रारिक में प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गई है, तो वहां पर रारिक में प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, क्योंकि ट्राइबल का इलाका है, बच्चे कम भले ही होंगे, लेकिन कठिनाई है, गांव के बच्चों के लिए ये होना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। और एक हेल्थ सब सेंटर गुमरंग के लिए कहा गया है कि यहाँ हेल्थ सब सेंटर एक होना चाहिए, तो गुमरंग में हेल्थ सब सेंटर खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक जो बात कही गई, वैसे तो एक विधानसभा क्षेत्र में हम एक ITI दे रहे हैं, लेकिन ट्राइबल के इलाके में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी एक ITI उदयपुर में है, तो एक ITI आने वाले समय में अगर हम दूसरी खोलेंगे तो यहाँ कारघा में यहाँ पर खोलेंगे, आपके इलाके में, आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक ITI खोलने की भी मैं विधिवत यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के, एक मुझे बताया गया कि एक जो गेट कोई टूटा है,
जिसका जिक्र यहाँ पर किया लिखा है, प्रस्ताव दिया गया है, जो ऊपर गेट था कुछ डैमेज हो गया बोलते हैं, हाँ जी, उसके देखिए, तो उस गेट को बनाने के लिए कहा गया कि कुछ पैसे लगेंगे, तो मैं ट्राइबल बजट से उसका प्रावधान हो सकता है, तो मैं उसके लिए 30 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि वो गेट, क्योंकि वो धरोहर एक तरह की थी बनी हुई, बता रहे हैं कि वो डैमेज हो गया इसलिए उसको, और उसी तरह से एक एडिशनल बजट की बात यहां पर कही गई है, क्या है, शशुर गोम्पा, तो उसके लिए भी कहा गया कि उसके लिए भी कुछ पैसे की आवश्यकता है, तो 30 लाख रुपए उसके लिए भी मैं यहाँ पर देने की आपको घोषणा करता हूँ। और ये मुझे लगता है कि अब सारी बातें, जहाँ रोप वे की इनने 2-3 चीजों का जिक्र किया है, एक रोप वे इन्होंने कहा है गोंदला के लिए, एक रोप वे कहा है त्रिलोकीनाथ के लिए, और केलंग से बरगो, इन सारी चीजों की हम फिजिबिलिटी हम वर्कआउट कर देंगे, उसके मुताबिक हम सारी चीजें करेंगे। यही मुझे आज के इस कार्यक्रम में कहना है। सब सेक्टर, हेल्थ सब सेंटर की बात एक जगह और कह रहे हैं, लोट गांव के लिए, इसको भी हम कर देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि ट्राइबल के इलाके में स्वास्थ्य की सुविधाएं मिनिमम होनी चाहिए। इतनी मुझे आप सबके बीच में बात कहनी थी। अब बात आने वाले समय की भी आती है, आप सबका सहयोग चाहिए। एक परीक्षा का दौर हमारे सामने तुरंत आने वाला है, जब ये लोकसभा का मंडी का उपचुनाव होगा, इसमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सबने पहले भी बहुत सहयोग दिया है, और तो उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप निश्चित रूप से उसमें सहयोग करें जब वो दौर आएगा। और हिमाचल में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, और दोनों जगह हम सरकार चला रहे हैं, सरकार बनी हुई है, और उसमें और मजबूती दिलाने के लिए आप उसमें आपको आशीर्वाद दें। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में 2022 में जब विधानसभा का चुनाव का दौर आएगा, तो निश्चित रूप से इस बात को भी मैं कहना चाह रहा हूं, निश्चित रूप से अब की बार वो दौर नहीं होगा। अब की बार सरकार के बाद फिर सरकार भाजपा की सरकार होगी 2022 में। उसके लिए आप सबकी आशीर्वाद, उसके लिए आप सबका शुभकामनाएं चाहिए। एक और यहाँ पर जो बात कही गई है, जो ई बस की जो है इलेक्ट्रिकल बसेस की जो शुरुआत करने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि उसकी सारी कुछ एक औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं, कुछ एक फॉर्मेलिटीज उसमें पूरा करने के लिए रहती हैं। वो औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात हम भी चाहेंगे, क्योंकि उसके कारण पोल्यूशन भी कम होता है, और वो गाड़ियां यहाँ पर आपके यहाँ पर चलें। और हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का जो हमारा लक्ष्य है, अब सबसे ज्यादा फोकस हमारा आपका इलाका, लाहौल का इलाका है, और उसके लिए साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, सिसु, और उसके साथ आगे और बहुत सारी चीजें हमने सोची हैं, जिसका जिक्र हम कभी किसी और दिन करेंगे। और दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ आए, आप सब लोगों के बीच में यहाँ रहे, यहाँ देखे, तो इस बात को हम करने की कोशिश करेंगे। आप सब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो इसी के साथ ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से लाहौल वासियों की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।